नमस्कार। चलिए आज चलते हैं झारखंड की जनजातीय दुनिया की एक गहरी यात्रा पर। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन से स्तंभ हैं, वो कौन सी बुनियादें हैं जिन पर उनका समाज और उनकी इतनी खास संस्कृति टिकी हुई है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि आज की इतनी तेजी से बदलती दुनिया में ये प्राचीन समाज अपनी इतनी अनोखी पहचान को आखिर कैसे बचाए हुए है। वो पहचान जिसकी जड़ें प्रकृति और समुदाय में बहुत बहुत गहरी हैं। इस सवाल का जवाब वो छिपा है भारत के आदिवासी दिल की गहराइयों में। ये है झारखंड, जिसे भारत का जनजातीय हृदय क्षेत्र भी कहते हैं। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? पूरे भारत में जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह हैं, जिन्हें हम पीवीटीजीज कहते हैं, उनकी सबसे ज्यादा संख्या यहीं है। हम बात कर रहे हैं माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया जैसे समुदायों की, जिन्होंने आज भी अपनी सदियों पुरानी जीवन शैली को कमाल के तरीके से बचा कर रखा है। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 95%। जी हाँ, झारखंड की 91% जनजातीय आबादी गांव में रहती है। अब ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उनकी पूरी दुनिया को देखने का नजरिया है। इसका मतलब ये है कि उनकी पहचान, उनकी इकोनॉमी, उनका समाज, सब कुछ, हर एक चीज जमीन और जंगल से एक अटूट रिश्ते में बंधी हुई है। तो जो सवाल हमने शुरू में पूछा था, उसका जवाब हमें मिलेगा उनके समाज के ताने बाने में। तो चलिए सबसे पहले इसी को खोलकर देखते हैं। देखिए, उनका समाज ना एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास है, बिल्कुल इस पेड़ की तरह। इसकी जड़ें तो पितृसत्तात्मक हैं, मतलब वंश पुरुषों से आगे बढ़ता है। लेकिन इसकी जो डालियां और पत्ते हैं, जो असल में उनके सामाजिक रिश्ते हैं, वो पूरी तरह से समतावादी हैं, यानी सब बराबर। इस विरोधाभास को थोड़ा और समझते हैं। एक तरफ तो वंश और जायदाद पिता से बेटे को मिलती है, ये तो हो गई पितृसत्तात्मक बात। लेकिन दूसरी तरफ असल जिंदगी में महिलाओं का दर्जा बहुत ऊंचा है। विधवा दोबारा शादी कर सकती हैं, तलाक भी मुमकिन है, जो उनकी आजादी को साफ साफ दिखाता है। और महिलाओं के इस ऊंचे दर्जे का सबसे बड़ा सबूत वो है वधू मूल्य की प्रथा। ये दहेज का बिल्कुल उल्टा है। सोचिए, यहां लड़के का परिवार लड़की के परिवार को एक सांकेतिक रकम देता है। ये इस बात का प्रतीक है कि महिला कोई बोझ नहीं, बल्कि परिवार का एक अनमोल, एक कमाऊ सदस्य है। अच्छा, तो ये समाज टिका किस पर है? इसकी दो बुनियादें हैं। पहली तो है परिवार, और यहां ज्यादातर एकल परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिली का ही चलन है। और दूसरी, जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है, वो है गोत्र प्रणाली, जिससे वहां किली भी कहते हैं। ये जो गोत्र प्रणाली है ना, यही समाज की रीढ़ की हड्डी है। इसके 3 बहुत जरूरी काम हैं। पहला, शादी ब्याह के नियम तय करना, क्योंकि एक ही गोत्र के लोग भाई बहन माने जाते हैं, उनमें शादी नहीं हो सकती। दूसरा, समाज में एक व्यवस्था बनाए रखना। और तीसरा, नजदीकी खून के रिश्तों में शादी को रोकना। ठीक है, तो हमने समाज का ढांचा तो समझ लिया। अब जरा उन जगहों, उन संस्थाओं को देखते हैं जो इस समुदाय की धड़कन है, जो सबको एक साथ जोड़कर रखती हैं। देखिए, इनका जो सामुदायिक जीवन है ना, वो 3 मजबूत खंभों पर खड़ा है: अखड़ा, सरना और युवागृह। और ये सिर्फ जगह नहीं है, ये वो संस्थाएं हैं जो पूरे समुदाय को सामाजिक और आध्यात्मिक तौर पर एक धागे में पिरोती हैं। सबसे पहले बात करते हैं अखड़ा की। अखड़ा को आप किसी भी आदिवासी गांव का दिल समझ लीजिए। ये गांव के बीच की एक खुली जगह है, जहां पंचायत बैठती है, जहां झगड़े सुलझाए जाते हैं, और जैसे ही शाम होती है, यही जगह नाच गाने के मैदान में बदल जाती है। मतलब ये गांव का टाउन स्क्वायर भी है और कम्युनिटी सेंटर भी, सब कुछ एक ही जगह। फिर आता है सरना। सरना इनका पूजा स्थल है, लेकिन ये कोई मंदिर या मस्जिद जैसी इमारत नहीं है। ये पेड़ों का एक पवित्र झुरमुट होता है, ज्यादातर साल के पेड़ों का। यही उनका मंदिर है, यही उनका तीर्थ है। ये दिखाता है कि वो प्रकृति से कितना सीधा और गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। और फिर है युवागृह। ये एक ऐसी संस्था है जो अब भले ही लगभग खत्म हो रही हो, पर ये आदिवासी शिक्षा का एक कमाल का मॉडल था। होता ये था कि गांव के सारे किशोर लड़के लड़कियां रात को अपने अपने युवागृह में सोते थे। वहां बड़े बुजुर्ग उन्हें अपनी परंपराएं, संगीत और सामाजिक जिम्मेदारियां सिखाते थे। सोचिए, एक ऐसी पाठशाला जो किताबों से नहीं बल्कि जिंदगी और समुदाय से सिखाती थी। तो हमने समाज को समझा, समुदाय को समझा। अब बात करते हैं उस शक्ति की जो इन दोनों को जिंदा रखती है, जो इन दोनों को ऊर्जा देती है, और वो है प्रकृति के साथ उनका अटूट रिश्ता। झारखंड की जनजातियों का जो मूल धर्म है, वो है सरना। और सरना असल में प्रकृति की ही पूजा है।
वो पहाड़ों को, नदियों को, जंगलों को पूजते हैं। उनकी जो सबसे बड़ी शक्ति है वो है सूर्य, जिसे वो सिंगबोंगा कहते हैं। और साथ ही ये धर्म अपने पुरखों की आत्माओं को भी बहुत सम्मान देता है। उनके जितने भी बड़े त्योहार हैं वो सब प्रकृति के कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं। जैसे सरहुल, जो फूलों का त्योहार है, वो उनके नए साल का जश्न है। कर्मा अच्छी फसल के लिए मनाया जाता है, और सोहराई वो फसल कटने के बाद पशुओं के सम्मान में होता है। मतलब उनका पूरा साल जमीन और मौसम से बंधा है। और प्रकृति के लिए ये सम्मान आपको हर जगह दिखेगा। उनके सबसे बड़े देवता सिंगबोंगा से लेकर उनके घरों के दीवारों तक। जैसे ये तुरी जनजाति के लोग हैं, ये अपनी उंगलियों से ही पौधों और जानवरों के कितने सुंदर चित्र दीवारों पर बना देते हैं। कला कोई अलग चीज नहीं, जिंदगी का ही हिस्सा है। उनके आर्थिक और सामाजिक जीवन का सेंटर पॉइंट होता है साप्ताहिक हाट। पर यह सिर्फ एक बाजार नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। आप इसे उस पूरे इलाके का सोशल नेटवर्किंग हब कह सकते हैं, जहां लोग सामान तो खरीदते बेचते ही हैं, साथ में रिश्ते निभाते हैं, खबरें एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो इतनी सारी बातें समझने के बाद अब वापस आते हैं अपने उस पहले सवाल पर। आखिर इनकी पहचान का वो राज, वो रहस्य क्या है? तो इनकी पहचान का राज क्या है? जवाब इस स्लाइड में है। देखिए, इनकी पहचान किसी एक चीज से नहीं बनी है, बल्कि ये 4 चीजों का एक संतुलन है जो आपस में जुड़ी हुई हैं। पहला, प्रकृति से उनका अटूट गहरा जुड़ाव। दूसरा, अखड़ा और हाट जैसे संस्थानों से बना एक मजबूत सामुदायिक जीवन। तीसरा, एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो है तो पितृसत्तात्मक पर बराबरी पर चलती है। और चौथा, उनकी अपनी एक खास सांस्कृतिक पहचान जो टोटम से जुड़ी है। मतलब हर गोत्र का प्रकृति के किसी न किसी तत्व से, किसी जानवर या पौधे से जुड़ा होना। बस यही वो 4 स्तंभ है। यही 4 चीजें मिलकर इनकी पहचान को इतना लचीला और मजबूत बनाती हैं। ये जो बैलेंस है ना, यही इनकी विरासत का असली रहस्य है। और यही वो ताकत है जो उन्हें हर तरह के बाहरी बदलावों के सामने टिके रहने में मदद करती है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। हमने देखा कि कैसे अखड़ा और युवागृह जैसी संस्थाएं समुदाय को एक साथ बांधकर रखती थी। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज की हमारी इस मॉडर्न, डिजिटल और व्यक्तिवादी होती दुनिया में हमारा नया अखड़ा या युवागृह क्या हो सकता है? ऐसी कौन सी जगह है या कौन से तरीके हो सकते हैं जो हमें फिर से एक दूसरे से एक मजबूत समुदाय की तरह जोड़ सके?